चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम श्याम है और मैं भागलपुर के कोचिन नामक एक छोटे से गांव में रहता था। कुछ ही समय पहले मेरे पिताजी मेरा पूरा परिवार शहर में शिफ्ट हुए थे। शहर में आए लगभग हमें 1.5 साल ही हुए थे, पर फिर भी हमारा गांव से संपर्क पूरी तरह से था। वैसे तो गांव शहर से काफी दूर था, पर फिर भी साल में एक बार हम जरूर गांव जाते थे। यह हमारी एक तरह से मजबूरी भी थी, क्योंकि जब जब गांव में सरकार के द्वारा भेजे गए पैसे आते थे तो उनके बंटवारे के लिए सारे गांव को लोगों को एकत्र होना होता था। उसका सही से बंटवारा हो जाने के उपरांत तभी उन पैसों को गांव वालों में बांट दिया जाता या किसी अन्य काम में इसे लगा दिया जाता। यही कारण था कि हमें हर साल गांव जाना पड़ता था। हम पिछले साल भी गांव गए थे, पर इस बार हालात हमारे अनुकूल नहीं थे। जहां कर भी हमारा पूरा परिवार इस बार गांव नहीं जा सकता था। छोटू के स्कूल थे और एग्जाम भी काफी करीब था। मैंने आज तक कभी भी ट्रेन में अकेले सफर नहीं किया था। बस यही एक थोड़ी सी मेरी समस्या थी। गांव तो जाना पक्का था, इसलिए मैंने अपना सामान पैक करके 2 हफ्ते पहले ही टिकट निकलवा लिया था और 15 जनवरी को सवेरे ही ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन अंदर से काफी खाली लग रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि मेरा ट्रेन के साथ कुछ अच्छा अनुभव नहीं था। मैं हर बार हद से ज्यादा भरी ट्रेनों में आया जाया करता था, जिस वजह से मैं ट्रेन से सफर करने में कतराने लगा था। मैं अपने सीट पर बैठते ही अपना फोन निकालकर चलाने लगा। यह सफर कुछ 1.5 दिन का था। बोरियत में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ इंटरनेट पे खोजने लगा। तभी मुझे अचानक से एक ऐप के बारे में पता चला, जो एक रैंडम चैटिंग ऐप था। वह काफी नया लग रहा था। बस कुछ ही हफ्ते पहले यह ऑफ सर्कुलेशन में आया था। मेरे मन में इस ऐप को डाउनलोड करने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता जागी। मैंने ऐप डाउनलोड भी कर लिया और उतनी ही तेजी से इस्तेमाल भी करने लगा। यह एक ऐसा ऐप था जिसमें आप देश दुनिया के अनजान लोगों से बात कर सकते थे, यहाँ तक कि उनसे सीधा वीडियो कॉल पर भी बातचीत हो सकती थी। वैसे तो वो ऐप प्राइवेसी के मामले में काफी गलत था, पर फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस ऐप पर हाय करके भेजा। जितनी जल्दी मैंने हाय भेजा था, उससे ज्यादा तेजी से सामने वाले का जवाब आ गया। उसने लिखा था, हाय तुम कहाँ के हो? तो मैंने उत्तर में लिखा, मैं कोलकाता का हूं। मैंने झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी कोई भी जानकारी इस आदमी को दूं। उसका जवाब आया, ओ अच्छा, मैं भी कोलकाता का ही हूं। उसने फिर से एक सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उत्तर में लिखा, मोहन। मैंने इस बार भी झूठी लिखा था। मैंने फिर उसका नाम पूछा तो उसने फिर से जवाब में अपना नाम बताया। वो अपना नाम कमलेश बता रहा था। इसी तरह से हमारी बातें होने लगी और काफी समय तक खूब सारी बातें हुई, जिस पर मुझे उसके घर का भी पता चला। उसका घर बहुत ही गुमसुम जगह पर आता था, जिसका नाम महिनाम था। मुझे अभी भी वो वक्त याद है कि ऐसे ही बातचीत में उसने कहा कि चलो मैं वीडियो कॉल करता हूं, तुम उठाओ। यह सुनते ही मेरे मन में अचानक से एक सनसनी जगी। किसी अनजान का वीडियो कॉल उठाना चाहिए कि नहीं, मैं इसी विचार में पड़ गया। पता नहीं वीडियो कॉल करना सही होगा कि नहीं। मैं इतना जब तक सोच ही रहा था कि सामने से वीडियो कॉल आ गया, पर मैंने कॉल को उठाया नहीं और कट कर दिया। फिर उसका सामने से मैसेज आता है, अरे भाई मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है क्या? वैसे भी अकेले ट्रेन में तुम बोरी हो जाओगे। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभी तक तो मैंने
उसे लगभग आधी से ज्यादा बातें झूठी ही बोली थी और ट्रेन की बात तो मैंने अभी तक बताई भी नहीं थी। मैं इस सोच में पड़ गया कि इसको इस बात की कैसे जानकारी हुई। मेरे हाथ हल्के हल्के से कांपने लगे और कांपते हुए हाथों से मैंने टाइप किया, तुम्हें कैसे इस बात का पता चला? उसने सामने से हंसते हुए जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो ये भी पता है कि अब तक तुमने जितनी बातें बताई वो सब झूठ है ना। इतना सुनने के बाद तो मेरे में कुछ आगे लिखने तक की हिम्मत भी नहीं थी। मुझे लगा कि जैसे कुछ क्षणों के लिए मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं जितना खुद को चालाक समझ रहा था, पिछले कुछ क्षणों में मेरे ये सारे भ्रम टूट गए। बिना कुछ कहे मैं बस फोन की तरफ देखे जा रहा था कि तभी अचानक से एक मैसेज आता है जिस पर मेरा असली नाम, मेरे गांव का एड्रेस लिखा था। अब यह मेरे सोच से परे थी कि कैसे उस व्यक्ति को मेरी सारी जानकारी हो रही थी। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस चीज पर क्या प्रतिक्रिया करूं? मेरा दिमाग मानो रुक सा गया था। तभी मैंने एकाएक अपने फोन को बंद कर दिया और साइड में रखकर बैठ गया। मेरे दिमाग में मानो सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। साथ ही साथ मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे माथे पर हल्के हल्के से पसीने भी आने लगे थे। घबराते हुए मैंने अपने बैग से चादर निकाली और उसे ओढ़कर सो गया। मुझे आज भी याद है, मैं सोकर कुछ 7 बजे के लगभग जागा था। ट्रेन ने अब धीमी गति पकड़ ली थी। इसका एक ही कारण था कि सामने कोई स्टेशन आने वाला है। इस घटना के बारे में मैं तब तक भूला नहीं था कि तभी अचानक से मेरे फोन पर एक और मैसेज आता है। मैंने अपने फोन को उठाया और देखा तो 10 से 15 मैसेज आए हुए थे और वो सब उसी आदमी ने भेजे थे। लेकिन उसे पढ़ने के बाद मानो अब पूरी कहानी ही बदल गई थी। उसने लिखा, अरे मैं तेरे दोस्त कमलेश भूल गया भाई, मैं मजाक कर रहा था। अरे मुझे अंकल आंटी से पता चला कि तू गांव आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे साथ ही गांव चलूं। वैसे भी तू जिस ट्रेन से जा रहा है ना, वह मेरे स्टेशन के इधर से जाती है। फिर मुझे याद आया कि कमलेश भी गांव छोड़कर शहर में रहने लग गया था, पर मुझे यह बात नहीं पता थी कि उसका घर कहां पर है। इसी सोच में तब तक महिनाम नाम का एक स्टेशन आया और ट्रेन यहां पर रुक गई। देखकर लग रहा था कि ट्रेन काफी समय तक रुकने वाली है, क्योंकि ऐसी ही बातचीत मेरे साथ बैठे लोग कर रहे थे। जब मैंने थोड़ा और मैसेज को पढ़ा तो उसमें भी महिनाम नाम का ही नाम लिखा हुआ था। शायद यही कमलेश का घर था। यहाँ पर फिर से मुझे एक मैसेज आता है, भाई थोड़ा ट्रेन से उतर कर तो बाहर आकर देख, मैं यहीं खड़ा हूँ। फिर मैं ट्रेन से नीचे उतरा। मेरे पास इतना कुछ ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए चोरी ना होने के कारण मैं बैग को अपने कंधे पर लेकर ही ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद मैं यहाँ वहां कमलेश को ढूंढ रहा था। तभी मोबाइल पे एक और मैसेज आया, अरे भाई लगेज एरिया में आ, मैं वहां पर हूँ। मैंने उसका जवाब दिया, भाई तू सामने सीधे आ जाना वरना ट्रेन चल देगी। उसका जवाब आया, अरे नहीं यार, ट्रेन अभी काफी समय तक रुकने वाली है, मेरा घर पास में ही है, आजा मेरे पास सामान भी बहुत है। फिलहाल अभी तक तो लगभग शाम खत्म होने वाली थी और रात आने ही वाली थी। मैं लगेज एरिया की तरफ गया तो तभी अचानक से लाइट कट गई। वैसे तो यह काफी अजीब सी बात थी, फिर भी मुझे लगेज एरिया में एक लड़का खड़ा दिख रहा था। उसने दूर से आवाज लगाई और कहा, श्याम इधर आ। उसकी आवाज हूबहू कमलेश जैसी ही लग रही थी। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि वह कमलेश ही था। मैं उसकी तरफ गया और मुझे उसका चेहरा तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने मास्क भी लगाया हुआ था और अंधेरे के कारण उसकी हल्की हल्की सी बस आंखें ही नजर आ रही थी। मुझको उसका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, पर मुझे लगा कि यह अजीब बात होगी कि मैं उसको अपना चेहरा दिखाने को कहूं।
उसने कहा, अरे भाई तू तो ऐसा नहीं था, इतनी झूठ क्यों लिख रहा था? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, कैसे किसी अनजान को इतनी जानकारी दे देंगे। उसने कहा, ठीक है, थोड़ा उस तरफ चल, मेरा घर वहीं पर है, काफी सामान भी है, बस स्टेशन से करीबी है, दोनों उठाकर लाते हैं ना। तो मैंने कहा, चल ठीक है, चलते हैं यार। हम दोनों स्टेशन से बाहर आए। वो मुझे थोड़ी सुनसान सी जगह पर ले जाने लगा। उसने कहा, बस थोड़ा ही आगे उसका घर है। कुछ 2 मिनट चलने के बाद उसका घर आ गया। घर बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं था। घर पर क्रैक्स आए हुए थे और रहने के मुकाबले में भी काफी छोटा था, पर घर रहने लायक था। मुझे शहर की महंगाई का अंदाजा था, इसलिए मुझे इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। कमलेश ने कहा, अच्छा तू बैठ, मैं अंदर से पानी लाता हूं। फिर मैं बैठ गया और कहा, यार जल्दी आना। तभी अचानक से मेरे फोन पे उसी ऐप से एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज आया। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, यह जो ऐप मैंने डाउनलोड किया था वो तो रैंडम चैटिंग ऐप है, तो इस पर कमलेश कैसे मुझे मिल गया? अब इस बात ने मेरे अंदर अनेक सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मैंने सच में अभी तक कमलेश का पूरा चेहरा भी नहीं देखा था। किसी अनजान ऐप पर मेरी जान पहचान वाला मुझे कैसे मिल सकता है? तभी मैंने कमलेश से पूछा कि भाई तुझे कैसे पता चला कि मैं यह ऐप डाउनलोड किया हूं? इतना कहते ही कमलेश एक झटके में पीछे मुड़ गया और फिर जो मैंने देखा तो वह दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वह कमलेश नहीं था। उसका पूरा चेहरा मानो सड़ा हुआ था और हाथ पैर पर अनेकों घाव और चोट के निशान थे। उसके चेहरे को अगर कोई देख ले तो उसका दिल दहल जाए। आंखों में खून सवार किए वो मेरे इधर देखे ही जा रहा था। इतनी बात तो साफ थी कि वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक इंसान के भेष में कोई प्रेत था। अब मैं अंदर से बुरी तरह से कांप गया था और मैं तुरंत ही वहां से भागते हुए उसके घर से निकल गया। कुछ क्षणों पहले का घर अब खंडर लग रहा था। अब तक बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। इसी में जब मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे मेरी जिंदगी की सबसे भयानक दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही बिजली की चमक उस प्रेत पर पड़ी थी, मुझे उस प्रेत का पूरा रूप दिखाई देने लगा। एक दिल दहला देने वाले चेहरे के साथ वह अजीब ढंग से मेरी तरफ भागा आ रहा था। मुझे उस वक्त कोई भी संभावना नहीं लग रही थी कि मैं आज जिंदा बच सकता हूं, क्योंकि उसकी गति काफी तेज लग रही थी। मैं अपने पूरे जोर के साथ वहां से भागे जा रहा था। शायद मैं अपना रास्ता भूल गया था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा से आया हूं। वहां पर लगभग घनघोर अंधेरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बेसुध होकर जिस दिशा में मुझे रास्ता दिखता तो उस दिशा में मैं भागने लगता। मुझे तभी ऐसा आभास हुआ कि वह प्रेत लगभग मेरे पीछे ही आ गया है, जैसे वह अगले ही क्षण मुझे पकड़ लेने वाला है। और शायद ये हो भी जाता। तभी अचानक से मुझे एक किनारे से काफी ज्यादा ऊर्जा में रोशनी आती हुई दिखी। मैं अब आंखें बंद करके उस दिशा में पागलों जैसे भागने लगा था। मेरे पैरों ने अब तक जवाब दे दिया था। मैं गिरते पड़ते किसी भी तरह बस भाग रहा था। पूरा शरीर मानो पसीने में नहा लिया था। मैं अपने दिल की धड़कन अब साफ साफ सुन सकता था। उस दिन जो मेरी हालत थी, उससे आज भी ऐसा लगता है कि मैं भगवान के भरोसे ही जिंदा हूं। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि कैसे हालात में मैं फंसा हुआ था। एक तो मैं अनजान जगह पर था और ऊपर से मैं प्रेत के जाल में फंस गया था। भागते भागते अब मैं एक पत्थर से टकरा गया और जोर से जाकर गुलाटियां खाते हुए आगे नीचे गिर पड़ा। मेरे गिरने की वजह से जो शोर उत्पन्न हुआ, उससे काफी सारे लोग मेरी तरफ भागते हुए आ गए। कुछ क्षणों में काफी सारे लोगों ने मुझे घेर लिया।
मेरे सर पर बहुत जोर की चोट लग गई थी, पर किसी तरह मैं स्टेशन तक तो पहुंच ही गया था। लोगों की सहायता से मैं सही सलामत अब स्टेशन में पहुंच गया और ट्रेन में जाकर आराम से बैठ गया। मुझे वहां के लोगों से यह बात पता चली कि इस जगह पर आए दिन भूत प्रेत की घटनाएं घटती रहती हैं। मैंने ट्रेन में बैठकर चैन की सांस ली, पर फिर भी मेरा डर मेरे चेहरे से साफ झलक रहा था। मैंने अपने विंडो वाली सीट से हटकर मिडिल वाली बर्थ में बैठने का फैसला किया। ट्रेन फिर से चालू हो गई थी और यह बात मैंने अपने आजू बाजू में बैठे लोगों को पूरी विस्तार से बताई। उन्हें भी ये बात जानकर बहुत हैरानी हुई। वैसे तो यह कोई विश्वास करने वाली बात नहीं थी, पर मेरी हालत देखकर इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। फिर मैं सीट पर लेट गया कि रात को अचानक से मेरे फोन पर किसी का कॉल आता है। फिर जब मैंने फोन उठाया तो यह वीडियो कॉल थी जो किसी अनजान की थी। मैं मन में ये सोच रहा था कि फोन को उठाऊं कि नहीं। फिर विचार किया कि उठा लूंगा तो क्या हो जाएगा। मैंने वीडियो कॉल उठाया तो मुझे सामने ही कमलेश का चेहरा दिख रहा था, जो किसी शैतानी पिशाच में एक क्षण में बदल गया था। मैंने सीधे वीडियो कॉल को बंद किया और उस ऐप को किसी तरह मैंने डिलीट कर दिया। वो ऐप भी डिलीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं फोन को शट डाउन करके सो गया। वैसे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और गांव पहुंचने तक मैंने फोन को बंद ही रखा। इसी तरह से मैं सही सलामत गांव आखिरकार पहुंच ही गया। इस घटना को हुए कुछ 3 महीने हो गए हैं, पर इसकी झलक आज भी मैं भूल नहीं पाता। उस ऐप के बारे में मैंने इंटरनेट पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे उस ऐप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मुझे लगा इस ऐप के बारे में ढूंढना इंटरनेट पर व्यर्थ है, पर तभी अचानक से मुझे एक पब्लिक फोरम दिखाई दिया जहां पर सभी लोग अपने अपने विचार रखते थे। तभी वहां पर मैंने उस ऐप के कमेंट चेक किए। यह ऐप किसी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं था। जिनके भी फोन में ये ऐप गया था वो किसी न किसी अनजान मैसेज और एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही गया था। इस ऐप को किसने बनाया, कहां पर बनाया, इसकी कोई जानकारी बाहर से नहीं निकली। लोगों ने इस ऐप से रिलेटेड अपनी अपनी कहानियां भी बताई थी, जो सुनने में बहुत ही भयानक थी। यह एक शापित ऐप है, ऐसा कह के काफी सारे जनों ने कमेंट भी किया था। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं किसी तरह बच गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा किसी और के साथ घटित हो, और ये शायद मेरे साथ भी नहीं होता अगर मैं किसी अनजान पर भरोसा नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।